देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपन ने कल की क्लास में व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ी थी, वो टॉपिक पूरा किया है। अपन ने देखा कि व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था, आपको ज्ञात है। फिर गाल्टन के अनुसार भी किसी भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, ये गाल्टन ने कहा था, उसे ही अपन व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। और अपने मनोवैज्ञानिक जो गाल्टन था, उसने संवेग के आधार पर और स्वभाव, अभिरुचि, अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। और स्किनर, जेम्स ड्रावर और टेलर ने अलग अलग परिभाषा बताई थी। तो टेलर ने प्रत्येक व्यक्ति रुचि, अभिरुचि और शारीरिक संरचना की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। साथियों, ये अपने पढ़ा था। जेम्स ड्रावर ने बताया था दो या दो से अधिक लोगों का एक जैसे ना होना व्यक्तिगत भिन्नता का था। स्किनर ने बहुत ही अच्छी बात की कि मापन किया जा सकता है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता में प्रत्येक पहलू, मतलब व्यक्तिगत का वह प्रत्येक पहलू जिसका अपन मापन किया जा सके उसे अपन व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। फिर व्यक्तिगत के अलग अलग अपन विभिन्नता के आधार पर पढ़ा था। जैसे कि पहला अपन ने ये चर्चा की थी शारीरिक संरचना के आधार पर विभिन्नता कैसे होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक संरचना की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं और अलग अलग होते हैं। जैसे लंबा, बौना, काला, गोरा, तिगना, ये अलग अलग प्रकार शारीरिक रूप में अपन देखने को मिलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता में। फिर अपन ने बात की मानसिक विभिन्नता कैसे होती है। विभिन्नता कैसे होती है उसमें जैसे हमने पढ़ा था कि हर व्यक्ति जो अपनी मानसिकता को भिन्न भिन्न होती है, उनकी मानसिक सोचने की अलग अलग होती है। और अर्थात कोई प्रतिभाशाली बालक होता है तो कोई सामान्य बुद्धि का भी होता है। ठीक है। तो स्वभाव आधारित भिन्नता, स्वभाव, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और आधारित भिन्नता देखने को मिलती है, उसके स्वभाव के आधार पर व्यक्ति के भिन्नता देखने को मिलती है। ये अपने चर्चा की थी। और जैसे कि कोई सदैव उदास रहता है तो कोई सदैव खुश रहता है। ठीक है, कोई स्ट्रेस में रहता है, ये अपन ने पढ़ा था। फिर रुचि के आधार पर हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, ये भी अपन ने बात की थी व्यक्तित्व में। ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की में रुचि अलग अलग अपन को देखने को मिलती है। और किसी को पढ़ना लिखना पसंद है तो किसी को खेलना कूदना पसंद है, घूमना फिरना पसंद, ये अपने बात की। और किसी को ज़्यादातर अकेले रहना या अकेलेपन अच्छा लगता है। ठीक है। फिर अधिगम संबंधित भिन्नता, अधिगम यानी सीखना, सीखने मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम संबंधित भिन्नता पाई जाती है। इसमें क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने और सिखाने की भिन्नता पाई जाती है। और टर्मन ने कहा कि बालकों की अपेक्षा में बालिका शीघ्र सीखती है, ये अपन ने चर्चा की थी। फिर जाति आधारित भिन्नता भी देखने मिली। भारत में कई प्रकार की जातियां एवं जनजातियां निवास करती है। लगभग 800 साढ़े 800 जातियां अपने भारत में निवास करती है। और समुदाय आधारित, फिर समुदाय आधारित भिन्नता, जैसे भारत में कई प्रकार के समुदाय निवास करते हैं, जैसे कि सिख, जाट, बौद्ध, द्रविड़ आदि अलग अलग प्रकार के समुदाय भी है। ठीक है। फिर धार्मिक भिन्नता पढ़ी थी अपन ने, ईसाई धर्म, मुस्लिम, जैन, सब जो भारत में कई प्रकार की देखने को मिलती है धार्मिक भिन्नता। ठीक है। फिर लिंग आधारित भिन्नता, जैसे नर नारी माता, वो भी अपन ने देखा था। फिर संवेगात्मक भिन्नता भी देख गई थी व्यक्तित्व में। अपने प्रत्येक व्यक्ति की संवेग एवं जैसी एक समान उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे संवेग उत्पत्ति की दर भिन्न होती है। ठीक है। फिर अपन ने बात की थी कि किसी, फिर क्रोध अधिक आता था, किसी को कम आता। फिर अपन ने बात की भाषा आधारित भिन्नता देखने को मिली थी। ठीक है। तो इस प्रकार अपने व्यक्तिगत का पूरा अपन ने बात की थी। ठीक है। अभी आगे की क्लास में अपन बात करते हैं मोटिवेशन, जिसे अपन हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अपने अभिप्रेरणा मतलब किसी भी कार्य को अपन प्रारंभ करते हैं, तो अगर अपन किसी काम को प्रारंभ या शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें जारी रखना चाहिए जब तक अपना उद्देश्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है। या निश्चित उद्देश्य तक अपन नहीं जाए या पहुंचे नहीं, जब तक उस प्रक्रिया को अपन जारी रखते हैं तो अभिप्रेरणा है। ठीक है। तो उस कार्य को अपन कैसे प्रारंभ करते हैं, कैसे जारी रखते हैं, कंटिन्यू कैसे रखे, तो अपन को कहाँ कहाँ पर अभिप्रेरित करते हैं, कौन कौन करते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये अपन इसमें चर्चा करें। तो अभिप्रेरणा का
जो वह प्रक्रिया होती है जिसमें माध्यम से व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करता है, मतलब निम्न से उच्च या माध्यम से अपन कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मानी जाती है। ठीक है, किस शब्द से मानी जाती है साथियों? मोटम शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गति प्रदान करने से होता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के अभाव में व्यक्ति का कोई भी कार्य प्रारंभ हो सकता है, प्रारंभ नहीं हो सकता है। अभिप्रेरणा के अभाव में व्यक्ति का कोई भी, ठीक है, तो अभाव में व्यक्ति के कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। तो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण अभिप्रेरणा का किया गया तथा प्रेरणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ द्वारा किया था। कि मनोवैज्ञानिक में ये प्रेरणा शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग किसने किया था तो पूछा जाए तो वुडवर्थ ने किया था। ठीक है, तो अभिप्रेरणा की परिभाषा जो निम्न जो मनोवैज्ञानिक थे उसकी मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे क्रेच एम क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न क्या, क्यों, कब, कैसे का जवाब देती है। ठीक है, हमारे हर क्वेश्चन का जवाब अभिप्रेरणा देती है। ये किसने कहा था? क्रेचफील्ड ने। फिर आगे अपन बात करें तो गुड ने क्या कहा था कि किसी भी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख और निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने या पहुंचने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहती है। ठीक है, या कहलाती है। जैसे गुड ने ये कहा था कि किसी भी कार्य को अपन प्रारंभ करेंगे, उसे पर कंटिन्यू रखेंगे, फिर निश्चित उद्देश्य तक अपन जब तक ना पहुंचे ना तब तक उस कार्य को प्रारंभ रखना चाहिए, ये गुड ने कहा था। फिर स्कैनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। राजमार्ग किसने कहा था? अभिप्रेरणा को सबसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च राजमार्ग बताया है अभिप्रेरणा को। ठीक है, एक मार्ग है। फिर वुडवर्थ ने कहा था कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, एक निश्चित व्यवहार प्रेरित करती है। ठीक है, फिर एवरल ने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की कल्पना शक्ति को मूर्त रूप प्रदान करती है। किसको? कल्पना शक्ति को मूर्त रूप प्रदान करती है अभिप्रेरणा, ये एविरल ने कहा था। ठीक है, फिर लावेल ने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया। क्या? पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया, लावेल ने कहा था। तो ये परिभाषा यहाँ पे समाप्त होती है। अपन बात करने जा रहे हैं अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो इसके मुख्य पता है जैसे कि आवश्यकता। किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरणा स्रोत क्या? पहले अपनी आवश्यकता होगी, आवश्यकता होते उसको अपन कुछ करेंगे, अंतर्दय या प्रोदय क्रिया करेंगे, या अंतर्दय नैतिक या चालक या प्रणोदन करेंगे। फिर उद्दीपक होगा। ठीक है, ठीक, तो कैसे कि आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति की हर एक की आवश्यकता होती है। जैसे कि हर व्यक्ति की आवश्यकता भोजन होती है, शरीर में भोजन की कमी, भोजन अगर अपने शरीर की कमी भोजन होगी तो क्या लगेगा? अपन को भूख लगेगी। ठीक है, भूख लगेगी, अपन क्या करेंगे? भोजन की सामग्री ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर अपनी आवश्यकता पानी है तो अपन को प्यास लगेगी। प्यास क्या हो गया? चालक, जिसके लिए अपन चालक कर रहे हैं, या ड्राइव, जिसकी अपने आवश्यकता चालक की जन्म देती है। ठीक है, आवश्यकता ही चालक को जन्म देती है। आवश्यकता होगी जब चालक होगा तो उद्दीपक की प्राप्ति से चालक शांत होता है। उस उद्दीपक करेंगे तो अपन शांत होगा। जैसे अपन को पानी आवश्यकता है तो अपन प्यास लगेगी तभी आवश्यकता होगी। ठीक है, आवश्यकता क्या? पानी पाएंगे, और पानी पीने के लिए कहा जाएंगे नल के पास ही, कुएं के पास। ठीक है, वैसे ही भोजन की आवश्यकता तो भूख लगे, भूख लगने के कारण भोजन की सामग्री ढूंढेंगे। तो ये तीन बताया, स्रोत तीन बताया। ठीक है, पहला आवश्यकता, फिर दूसरा प्रणोदन, चालक, या फिर उद्दीपक। ठीक है, ये तीन है, इसके अनुसार ही अपन चलते हैं। अगर अपन को तेज पानी लग रही है और पानी के बिना अभी मर ही रहे, अपन उसके बिना रह नहीं सकते। अगर चाहे अपने कोई दूसरी चीज क्यों नहीं अपने पास हो, लेकिन वो उस जगह कोई नहीं ले सकता। पानी की प्यास पानी ही बुझाएगा। ठीक है, फिर अभिप्रेरणा के प्रकार मुख्य दो है। एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है
जो सकारात्मक या जैविक शारीरिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं अपन। दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनुक्रिया करता है, ठीक है। आंतरिक क्रिया मतलब अपने शरीर की से आंतरिक क्रिया करता है, मतलब इसका कारण इससे है कि शरीर अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शारीरिक अभिप्रेरणा क्या होगी, जो आंतरिक अपने अंदर अंदरूनी होगी और अपने मतलब अपने आप से अपन मोटिवेट होंगे, ठीक है। फिर अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। किसकी इच्छा से कार्य करेगा, स्वयं की इच्छा से, ठीक है। तो उसे अपन बाह्य शक्ति आवश्यकता नहीं होती, मतलब बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इससे किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है एवं इससे व्यक्तित्व की आत्मसंतुष्टि भी सर्वाधिक प्राप्त होती है। प्रेरक तत्व जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, थकान, मल मूत्र का त्याग करना, ये सब क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। भूख शरीर को ही लगती है, प्यास, काम, नींद, थकान, मल मूत्र त्याग, ठीक है। फिर आता है बाह्य अभिप्रेरणा, क्या है, जो नकारात्मक होती है, जो सामाजिक होती है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा कह सकते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्तित्व अपनी समाज में अपनी मान मर्यादा व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इसे सामाजिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं अपन। और अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्तित्व स्वयं की इच्छा से कार्य न कर बाह्य शक्ति के अभाव से कार्य करता है, ठीक है। मतलब कोई जबरदस्ती किसी को काम करवा रहा है, अपने अंदर आंदोलन से तो नहीं कर रहा, दूसरों से के कहने पे कर रहा, तो वो क्या, बाह्य अभिप्रेरणा होगी, ठीक है। मतलब किसी को जबरदस्ती कुछ भी काम करवाना, तो इस क्रिया में कार्य कम श्रेष्ठ होता है, ठीक है। एवं व्यक्तित्व की आत्मसंतुष्टि भी कम होती है। तो प्रेरक तत्व दंड, पुरस्कार, निंदा, प्रतियोगिता, विद्यालय से निष्कर्षण आदि। तो आज अपने मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा अपने प्रारंभ किया है, कल अपन अभिप्रेरणा के वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो मुख्य 3 बताए गए हैं, अलग अलग में मनोवैज्ञानिक ने बताया है, वर्गीकरण करेंगे अपन, ठीक है। धन्यवाद।